Hello everyone, I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत we were discussing about semester 2 2025 batch and under RUME engineering mechanics is officially underway. तो बिना किसी देरी के let's start with engineering mechanics by me Cadet Vachshri. तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट नंबर 5 की which was kinematics and kinetics of linear motion. ठीक है, तो kinematics and kinetics of linear motion में we have already discussed, ठीक है, about what is average speed, instantaneous velocity. Sorry, instantaneous speed कुछ नहीं होता, average speed, average velocity, instantaneous velocity, average acceleration, instantaneous acceleration, right, distance, displacement. We discussed about all these quantities एंड इनके ऊपर हमने जितने टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं वो सबके सब हमने किए थे, राइट। और तो हमारा ये सेक्शन जो है, दिस सेक्शन गेट्स कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, आज हम समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, क्यों हमें ये समझना जरूरी है, राइट, एंड why we need to like implement this relative velocity concept in understanding real life problems, right. Relative velocity के अंडर ही एक दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है, that is D'Alembert's principle of relative velocity. इसके बारे में भी समझेंगे कि relative velocity में D'Alembert principle हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो कि डायनेमिक नेचर के होते हैं why we convert it into a static nature, right. दिस इज ओनली द D'Alembert's प्रिंसिपल. मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि कोई भी डायनेमिक प्रॉब्लम हो उसको स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना हो, सो यू कैन अप्लाई द D'Alembert's प्रिंसिपल. सो व्हाई वी नीड टू डू दैट, वी विल बी सीइंग दिस. सो टुडेस लेक्चर विल बी प्योरली थ्योरेटिकल, ठीक है, एक आध दो न्यूमेरिकल्स विल बी सीइंग जस्ट टू क्लियर आउट द कॉन्सेप्ट्स. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा अपॉन दिस टॉपिक, इट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर. वहां पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर. स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि हम सबके दिमाग में आएगा, व्हाई इज देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्यों समझना है, क्यों इतना जरूरी है रिलेटिव वेलोसिटी समझना. तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज क्रूशियल बिकॉज इट डिफाइंस हाउ मोशन अपीयर्स फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी समझना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमें बताता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि मोशन का नेचर कैसा है अलग अलग व्यू पॉइंट से. ठीक है, अलग अलग व्यू पॉइंट से मोशन का नेचर कैसा है. एनेबलिंग एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूंगा. क्या है कि अगर मान लो मैं कार में बैठा हूं, ठीक है, और मेरा दोस्त कार के बाहर है, तो जब मेरा दोस्त मेरे को देखेगा ना तो उसको लगेगा कि मैं मोशन में हूं, राइट, क्योंकि कार मूव हो रही है, कार चल रही है. और मैं जब उस अपने दोस्त को देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि मेरा दोस्त मोशन में है, ठीक है, और मैं रेस्ट पे हूं, राइट. तो बात ये समझने वाली है कि ऑब्जर्वर जैसी चेंज हुआ, व्हेन द ऑब्जर्वर इज चेंज्ड, the concept of motion analysis also changes. That is very important. ठीक है, ऑब्जर्वर जैसे ही चेंज हुआ, मोशन के जो भी एनालिसिस होंगे वो सब के सब टोटली डिफरेंट हो जाएंगे, राइट. engineering and physics, it helps to solve problems involving moving reference frames like air travel, navigating currents, passing vehicles by calculating how two objects move relative to each other. That's it. This is our only goal in relative velocity. कि दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में किस तरीके से मूव होंगे, किस तरीके का मोशन पोजेस करेंगे, उसको अलग अलग व्यू पॉइंट से एनालाइज करना. That is the concept of relative velocity. I hope so मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि हमें relative velocity क्यों पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं. ये देखिए, ये एक कार है, ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं कार A, राइट, एंड दिस इज द कार B. ठीक है,
तो ये देखो कार ए भी कोई स्पीड से चल रही है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, कार बी भी कोई स्पीड से चल रही है, इसकी वेलोसिटी है वी बी। तो दोनों के दोनों का जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो तो यही है, दिस इज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, वी ए बी या वी बी ए। वी ए बी विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B, and this will be velocity of B with respect to A। मतलब कार A के ऊपर बैठ के मैं कार B को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू B। एंड अगर मैं कार B के ऊपर बैठ के कार A को ऑब्जर्व करूं, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, इस चीज के बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, बट क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है क्या? देयर इज ओनली टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई विल टेल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में दो इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली है जिसकी वजह से हम रिलेटिव वेलोसिटी की का यूज करते हैं। पहला, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन का कैसा बिहेवियर है उसको एनालाइज करना, और दूसरा उसी मोशन के बिहेवियर को अलग अलग व्यू पॉइंट से एनालाइज करना। अगेन आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश। Why we need to understand relative velocities? Because of only two reasons. Reason number one is to understand the motion of two or different objects. Okay, two or more than two objects. And second is to understand its or to do analysis of those objects' motion from different viewpoints. ठीक है. Similarly यहाँ पे भी देखिए, ये कार A की वेलोसिटी है, ये कार B की वेलोसिटी है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या आ गया, वी ए बी। वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी। वी ए मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मेरा ये रहा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा राजू। ठीक है, तो राजू जी हमारे ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वी ए हो गया, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वी बी हो गया। तो वी ए बी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। व्हाई? बिकॉज दे आर मूविंग इन व्हाट, सेम डायरेक्शन। यही है इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के तरफ, विच इज What is this relative velocity? Relative velocity क्या होता है? ठीक है, तो relative velocity is the velocity of an object A as observed from the frame of reference of another object B. Frame of reference is basically nothing but एक reference frame. Reference frame मतलब हो गया कि एक दूसरा observation point. ठीक है, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब क्या, दो चीजों के बीच में, राइट। इट मेजर्स हाउ फास्ट वन ऑब्जेक्ट मूव्स कंपेयर टू अनदर। मेजर क्या कर रहा है कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना तेज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल ले लो आप, इसमें अगर यहाँ पे वी ए होता 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वी बी होता हमारे पास कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरे से पूछा जाए वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी, तो 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि कार ए की वेलोसिटी जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है कार बी की वेलोसिटी से। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, और अगर वी बी ए निकालेंगे हम लोग तो दैट विल बी व्हाट, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स द वेलोसिटी ऑफ कार बी is 10 meter per second less than the velocity of car A. This is very important which I am saying. ठीक है, ये relative velocity समझने में बहुत आसान है, मगर जब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करते हैं तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है वो चीज, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वेक्टर डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटीज। हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्या किया, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेक्टर डिफरेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेक्टर डिफरेंस, राइट। चलिए, दिस कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल इन फिजिक्स टू एनालाइज मोशन फ्रॉम डिफरेंट ऑफन मूविंग पर्सपेक्टिव्स। ओके, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नीड। ठीक है,
अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेम डायरेक्शन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन देयर रिलेटिव वेलोसिटीज इज द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। कहने का मतलब ये है कि यही केस ले लो, इसी केस में VA और VB जो है वो दोनों का डायरेक्शन सेम था, इस केस में भी VA और VB दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो उस केस में क्या होगा, VAB विल बी व्हाट, VA माइनस VB, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल इस स्पीड से यहाँ पे जा रहा है VA की स्पीड से, और दूसरा बॉल यहाँ पे VB के स्पीड से जा रहा है, तो VAB विल बी व्हाट, VA माइनस ऑफ माइनस VB, क्योंकि VB का डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज द सम ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, अगर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो उनका जो वेलोसिटी होगा वो सम अप हो जाएगा, एंड इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन देन देयर वेलोसिटी विल बी हैविंग अ डिफरेंस। ठीक है, तो माइनस करना है आपको व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एंड प्लस करना है आपको वेलोसिटीज को व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। दैट्स इट। सो दीज 2 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू टेक केयर। ठीक है, ओके, तो चलिए इसी के साथ एक एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर आपने JEE जैसे एग्जाम्स की तैयारी की थी तो आपने किया होगा, या एक बड़ी फेमस किताब है HC वर्मा। ठीक है, तो वो भी अगर आपने किताब कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखी होगी तो आपको पता होगा कि रेन मैन प्रॉब्लम एंड दिस थिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट स्विमर प्रॉब्लम बोल सकते हो या इसको बोट प्रॉब्लम बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बोट बना रखा है, ये यहाँ पे इसको ये बोट हमने बोला है इसीलिए बोट प्रॉब्लम हो गया, वरना यहाँ पे कोई इंसान भी होता है जो कि स्विमिंग कर रहा होता है तो इट्स अ स्विमर प्रॉब्लम। तो स्विमर प्रॉब्लम्स एंड रेन मैन प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, और ये रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, बट वही है कि हमें पता नहीं होता, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डेफिनेटली टेक some numericals on the boat problems and Riemann problems, ताकि इससे जो हमारा relative velocity का concept है और जो understanding है frame of reference की, that becomes very easy। ठीक है, इसी के साथ साथ और कुछ applications देख लेते हो। तो this is the aircraft direction application। ठीक है, aircraft direction जो होता है उसका application भी हमें यहाँ पे दे रखा है कि aircraft का direction कैसा है with respect to ground speed या जो भी है, right। तो एयर स्पीड और ग्राउंड स्पीड का जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आता है, वी टेक दिस आल्सो इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, वर्सेस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेम ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन। ठीक है, इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन भी। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रेन प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ट्रेन प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर एक साथ हो तो आपको लगेगा कि दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, अगर ऑपोजिट में हो तो आपको लगेगा कि दोनों चीजें मोशन में है। ठीक है, तो एक ट्रेन प्रॉब्लम्स भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट हमारे लेवल में हमें यह समझना है कि फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज बोट प्रॉब्लम्स एंड रेनमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, हम क्यों इसे यूज कर रहे हैं, राइट, एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट एक हद तक कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो 2 cars A and B आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब कि मैं मान के चलता हूं ये हमारे पास हो गया कार A। ठीक है, और यहीं पे मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे हमारे पास हो गया कार B। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, कार B। ठीक है, दिस इज कार B। ओके, तो VA हमारे पास कितना है, 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड VB हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसके बारे में पहले लिख रहे हैं, जिसका वेलोसिटी निकालना हो उसको पहले लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसको बाद में लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो वी ए बी यहां से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी इज हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस कर दोगे क्या आंसर आएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि ए की वेलोसिटी जो है वो बी से 10 मीटर्स पर सेकेंड ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ we have also one more case over here, also find the same if they are moving in opposite direction. Okay, not an issue. तो अब अपोजिट डायरेक्शन मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कार ए, ठीक है, वी ए जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं मान लेता हूँ कार बी आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वी ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। और वी क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो वी ए बी इज हाउ मच, वी ए माइनस वी बी, सेम फॉर्मूला। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 20 माइनस ऑफ -10, यानी कि 20 प्लस 10 विच इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है ए की, ठीक है, ए की वेलोसिटी जो है वो बी की वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर यहाँ पे मैं बैठा हूं ना, अगर राजू नाम का व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो उसको बी जो होगा ना वो अपने तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखता हुआ आएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि वो खुद भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ये होता है, राइट। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, तो एक ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म ए, और उसी प्लेटफॉर्म ए से अगर दूसरी ट्रेन निकलती है तो यू टेंड टू थिंक ना कि यार सामने वाली ट्रेन हमसे कितना स्पीड में जा रही है। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। व्हाई? क्योंकि आपकी खुद की वेलोसिटी वहां पे एड अप हो गई। ऑब्जर्वेशन साइड से भी आपकी वेलोसिटी खुद की एड अप होगी, जो आपको फील नहीं हो रही, बट वो एड अप होके ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन आ रही है उसके वेलोसिटी में एड अप होके आपको फील होगा कि ये बहुत स्पीड में निकली, और आपको खुद को लगेगा कि यार हमारी ट्रेन तो बहुत स्लो है या ऑलमोस्ट रुकी हुई है, राइट। एंड सिमिलरली दिस विल हैपन टू द वीबी साइड ऑल्सो। वीबी साइड से देख लो क्या होता है, वीबीए क्या होगा, वीबी माइनस वी ए। तो वीबी इज हाउ मच, 10। ठीक है, वीबी इज हाउ मच, 10। तो 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन का। ठीक है, ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन का। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन का निकालना है तो वी बी ए कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो अब ये भी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वही चीज का हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसी चीज का 30 नहीं होगा, सॉरी 10 होगा। दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, दिस नॉट बी 30, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का हमको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, एंड ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब हम बढ़ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब ये डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही एक सबसेक्शन है। ठीक है, बट ये कहना क्या चाह रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी, D'Alembert's principle states that the sum of differences between the actual forces acting on a system of particles and the time rates of change of their momenta is zero. ठीक है, effectively transforming a dynamic problem into a static equilibrium problem. This is very important statement. Effectively transforming a dynamic problem into a static equilibrium problem. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हमें पता है क्या क्या है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एंड इफ देयर इज एनी मोमेंट एग्जिस्टिंग देन मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, वही चीज हमें समझनी है क्या है। तो देखो, कोर आइडिया इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? द कोर आइडिया इज रीअरेंजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब क्या? न्यूटन सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? न्यूटन सेकंड लॉ इज सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। देखो, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमें पता है। ठीक है, अगला चीज क्या बोल रहा है? इनर्शियल फोर्स माइनस एम ए। द टर्म माइनस एम ए इज कॉल्ड एज इनर्शियल फोर्स और इज रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स। देखो, इस एम ए को यहां भेज दो, तो सिग्मा एफ माइनस एम ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिग्मा एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू 0। क्या ये हो जाएगा? राइट। अब देखो, इनर्शिया फोर्स जो होगा, इनर्शिया फोर्स दैट विल बी माइनस एम। दैट विल बी हाउ मच? माइनस एम ए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ प्लस ऑफ माइनस एम ए इज इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा एफ प्लस सिग्मा एफ इनर्शिया is equals to 0. This is my D'Alembert's principle. ठीक है, तो ये जो इनर्शियल फोर्स आती है ना, ये क्या है? ये एक टाइप की स्यूडो फोर्स है। ठीक है, स्यूडो फोर्स मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो, द टर्म माइनस एम ए इज कॉल्ड एज इनर्शियल फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। बेसिकली जो फोर्स लग रहा है उसको रिवर्स करने के लिए या उसको इनइफेक्टिव बनाने के लिए हम इनर्शियल फोर्स लगा रहे हैं। एंड वर्चुअल वर्क इज व्हाट द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द टोटल वर्क डन बाय द रियल फोर्सेस एंड द इनर्शियल फोर्सेस इज 0 फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या प्रिंसिपल स्टेट कर रहा है? वर्चुअल वर्क की टोटल वर्क डन जो होता है दैट इज द सम ऑफ रियल फोर्सेस एंड सम ऑफ इनर्शियल फोर्सेस। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्यूडो बोल लो या तो इनर्शियल फोर्स बोल लो इसको। ठीक है, एक तरीके से स्यूडो फोर्स हो जाएगा या तो इनर्शियल फोर्स हो जाएगा। लेट्स टेक इट एज इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स वो फोर्स जो हम देख नहीं सकते। दिस इज नॉट द फोर्स दैट वी कैन ऑब्जर्व, दिस इज हैपनिंग इनसाइड। एंड इक्विलिब्रियम इज व्हाट? इट ट्रीट्स एन एक्सेलरेटिंग बॉडी एज बीइंग इन इक्विलिब्रियम बाय कंसीडरिंग इट्स इनर्शियल फोर्स। मतलब साफ सीधी बात क्या है यहाँ पे? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इज दैट डायनेमिक प्रॉब्लम। ठीक है, डायनेमिक प्रॉब्लम जो हमें समझना है वो देख रहा हूं मैं, वो आपको लिखवा के दिखा रहा हूं कि कोई भी डायनेमिक प्रॉब्लम को ये लॉ क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है स्टैटिक प्रॉब्लम में। ठीक है, ये पहली चीज जो हमें याद हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेकेंड चीज कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। दैट्स इट। एंड थर्ड चीज इज व्हाट? सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम ए वाई। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज योर D'Alembert's प्रिंसिपल। ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। ए एक्स मतलब कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ए वाई इज व्हाट? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ए वाई इज व्हाट? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। So all the forces in x direction, sigma f of x is equals to m a x. Sigma y, all the forces in y direction is equals to m a y. That's it. This is the D'Alembert principle. ये 3 पॉइंट आपके नोटबुक में होने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा if you write this point also, it is very useful for you. D'Alembert's principle states that the sum of differences between the actual forces acting on a system of particles and the time rates of their change of their momenta is 0. मतलब यहां से लेके यहां तक यू शुड राइट एंड दीज 3 पॉइंट्स यू शुड राइट। मतलब 3 पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो तो यही लाइन है, इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग अ डायनेमिक प्रॉब्लम इनटू अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। सो या, इफ यू राइट दीज 3 पॉइंट्स एंड अ डेफिनेशन अप टिल हियर, इट इज मोर देन इनफ फॉर योर 2 mark क्वेश्चन और 3 mark क्वेश्चन इन स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज D'Alembert's प्रिंसिपल। ठीक है, यही चीज हमें अप्लाई करनी है एंड ये शॉर्ट सा डेरिवेशन है। It is up to you if you want to write it down or not, but it's just a short derivation, so no need to remember anything over here. तो I hope so आपको D'Alembert's principle समझ में आया होगा कि ये क्या है
बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहां पे हमें ये बताना है कि कोई भी सिस्टम पे किया हुआ वर्क उसके सम ऑफ ऑल द नोन फोर्सेस और इनर्शियल फोर्सेस का होगा। ठीक है, इनर्शियल फोर्सेस को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और नोन फोर्सेस को हम सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां से हमें इक्वेशन मिला क्योंकि हमने डायनेमिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, इसीलिए वी गॉट टू इक्वेशंस व्हिच इज सिग्मा एफ ऑफ एक्स यानी ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम ए एक्स एंड ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम ए वाई। दैट्स इट। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हम करने वाले हैं डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पे, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो आई होप सो आपको डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस इसके देख लेते हैं because it's first time we are seeing this type of concept, so it's very important to understand the application. सबसे पहला ये होता है कि accelerating या deaccelerating, I'll just change the ink, okay, accelerating या deaccelerating body on a horizontal surface। ये एक मास m का बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे f लग रहा है और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ma जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स में कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये एफ लग रहा है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, राइट, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब कि एम ए कहाँ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो एफ माइनस एम ए इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विथ एक्सेलरेशन, सेम थिंग। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स हो गए हमारे, या तो हम मान के चलते कनेक्टेड बॉडीज, एटवुड मशीन विद एक्सेलरेशन। अगर एटवुड मशीन का प्रॉब्लम है, पुली का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी एक एप्लीकेशन होता है डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का। एलिवेटर प्रॉब्लम्स जो है वो भी डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के एग्जांपल्स हैं अच्छे खासे। देन यू हैव रफ इंक्लाइन प्लेन सरफेस प्रॉब्लम्स, सो दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स। एंड यू आल्सो हैव रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग जनरल डायनेमिक सिस्टम्स, मतलब ये मैकेनिक्स ऑफ मशीन का पार्ट है, बट ये जो है हमारे पास वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, पंपिंग मैकेनिज्म हो गया फॉर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड ऑल। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन है। ठीक है, हम हमारे प्रॉब्लम्स में देखेंगे ये वाले को टाइप के क्वेश्चंस, इंक्लाइन प्लेन टाइप के क्वेश्चंस, एलिवेटर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, एटवुड मशीन के नियम, पुली के क्वेश्चंस देखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम एज अ न्यूमेरिकल फ्रॉम डीएलेम्बर्ट टॉपिक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम ये डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के ये डायनेमिक सिस्टम्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक सिस्टम्स में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। एंड वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हिच इज हैपनिंग इन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज पुली सिस्टम में टेंशन निकालते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में भी टेंशन निकाल सकते हैं अगर वो पुली से कनेक्टेड हो तो। ठीक है, उसके अलावा भी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए इसी के साथ लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑन डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ 40 kg मास व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। मतलब यहाँ पे 140 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यूजिंग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स में क्या है हमारे पास 140 न्यूटन, मास कितना है हमारे पास 40 इंटू ए एक्स। ए एक्स इज वॉट, ए, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है ना, मतलब एम ए जो है इनर्शियल फोर्स वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर, बस यहाँ पे नीचे कोई प्लेन नहीं बनाया है, इट्स जस्ट द बॉल केप्ट। ठीक है, तो इसमें जब आप पुट करोगे चीजों को, इस 40 को जब आप यहाँ पे भेजोगे तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो 140 व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 40 व्हाट यू विल गेट, 140 डिवाइडेड बाय 40 यू गेट 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर एमसीक्यूज ऑफ द डे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमने बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कॉन्सेप्चुअली, because the next video where we'll be doing numericals, we'll be solving every type of numerical possible out of this topic.
ठीक है, ताकि फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी से उठ के अगर कोई भी सवाल आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b will be how much? va minus vb. Very simple, we have already seen, so this b option. Then if two bodies move in same direction, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है तो वेलोसिटी क्या होगा? सबट्रैक्ट। यस, इफ टू बॉडीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या होगा? वेलोसिटी ऐड होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता भाई। जब रिलेटिव वेलोसिटी इज बेसिकली सम और द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज, देन वेलोसिटी वी नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? देन वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मींस, ये हमने पहले ही देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ ए नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए नहीं। इन रिवर प्रॉब्लम्स रिलेटिव वेलोसिटी इज यूज्ड बिटवीन ऑल। ठीक है, बोट और लैंड में भी होता है, बोट एंड वाटर में भी होता है, वाटर एंड लैंड में भी होता है। दिस विल सी व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन रिवर मैन प्रॉब्लम्स और रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट सबके बीच में होता है, बिकॉज देयर इज अ लैंड, देयर इज अ रिवर, देयर इज अ बोट। तो बोट और रिवर के बीच में भी कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिवर और लैंड के बीच में भी कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं, और बोट और ग्राउंड के बीच में भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाला थिंग दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जब तीन केसेस हैं एक क्वेश्चन में तो तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव चीजें रहेंगी। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कन्वर्ट्स, क्या करता है ये कन्वर्ट? हमने ये लाइन लिखी हुई है, इट कन्वर्ट्स अ डायनेमिक प्रॉब्लम टू अ स्टैटिक प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए भी नहीं, एम बाई ए भी नहीं, ए बाई एम भी नहीं। ठीक है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दिस सिग्मा एफ माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल टू जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ इनर्शियल इज इक्वल्स टू जीरो, वेयर सिग्मा एफ इनर्शियल इज इक्वल्स टू माइनस एम ए। ठीक है, ये भी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इनर्शिया फोर्स एक्ट्स। नाउ इनर्शिया फोर्स हमारे कैसे एक्ट करता है? सेम डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर और रैंडम। रैंडम तो बिल्कुल भी नहीं, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन सेम भी नहीं। वाई? आप देखो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स कैसे एक्ट कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में था ना, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, तो उसके अपोजिट में ही तो लगेगा इनर्शिया फोर्स। ठीक है, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिक प्रॉब्लम्स नहीं, थर्मल प्रॉब्लम्स नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं, मोशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी सेम डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी क्या एग्जिस्ट करेगी? नहीं, जीरो। कॉमन सेंस का सवाल है, because if A is also moving, if car A is moving with a 10 meter per second velocity, car B is also moving with a 10 meter per second velocity, then what will be the relative velocity between them? होगी नहीं, जीरो ही रहने वाली है कि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। I request you guys, all boys and girls who are watching this video, who are following Aru Underway, please watch this video before jumping to the next video. ये सोच के मत आना अगले वीडियो पे कि अरे नहीं हमें तो रिलेटिव वेलोसिटी पता है, डीएलएम पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चलते हैं न्यूमेरिकल करने सीधा। पहले ही न्यूमेरिकल में अटकोगे, आई बेट ऑन दिस। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग यू ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म is to make you understand and master your concepts from base to 100. ठीक है, हम आपको कोई बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, वरना अगला वीडियो देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, एंड दिस गोज फॉर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने कवर किया है। ठीक है, तो न्यू वीडियोस का जो ये कॉन्सेप्ट है ट्यूसडे एंड थर्सडे, दिस वी आर नॉट फॉलोइंग राइट नाउ, बट वी प्रॉमिस यू कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले ही आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट बॉदर ऑन दिस कि ट्यूसडे हो गया वीडियो नहीं आया, ऑल दीज थिंग्स, वीडियो विल बी कमिंग एंड वीडियो विल बी कमिंग वे बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है, आपकी डेट शीट भी शायद आ गई है, राइट? सो वंस आई गेट दैट
तो उससे तो काफी पहले हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आई थिंक सो इट्स इन 11th जून समथिंग के आसपास ही है, ठीक है। मॉम इज आई थिंक सो ऑन 17th और 14 जून, ऐसा कुछ तो डेट है। आई हैव नॉट सीन दैट बट आई हैव कम टू नो, सो वंस आई विल चेक दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अबाउट 1 मंथ बिफोर आपको आपके वीडियोस मिल जाएंगे फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। प्रैक्टिस शीट की बात रही तो प्रैक्टिस शीट का आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होगी आई विल बी पिनिंग इन द कमेंट, सो दैट आप वो कमेंट पढ़ के उस डिस्क्रिप्शन में जाके, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन अवेल दैट प्रैक्टिस शीट एज वेल एज इट्स सोल्यूशन। वो जब भी अपलोड होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ इफ यू आर रियली लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर बैचमेट्स, ठीक है। सारे बैचमेट्स को अपने शेयर करो जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आपके लिए ऐसा कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, प्लीज ये आप लोगों के लिए ही बन रहा है इसे हेल्प कंसिडर करो, इसे कुछ भी कंसिडर करो, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू फेस ऑल दोस प्रॉब्लम्स व्हिच योर सीनियर्स और योर सुपर सीनियर्स हैव ऑलरेडी फेस्ड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स। मैं नहीं चाहता आप में से किसी के बैकलॉग आए, सो दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइज टू फॉलो आरू अंडरवे, ताकि आपको एक वो पर्टिकुलर हेल्प मिल जाए एंड यू कैन इजीली बी एबल टू स्कोर, नॉट पास, स्कोर इन दीज सब्जेक्ट्स जहां पे मेजॉरिटी बच्चों के बैकलॉग्स आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।